अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब बखैर वाफियत होंगे। आज मेरा क्लास 8वीं जमात के बच्चों के लिए है। सब्जेक्ट है हिस्ट्री, टॉपिक है रूलिंग द कंट्री साइड। चूँकि इससे पहले हमने इस लेसन के कुछ सवालात किए थे, तो आज हमें चौथा सवाल करना है। बच्चों, चौथा सवाल है, हाउ वाज द महलवारी सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम द परमानेंट सेटलमेंट। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि महलवारी सिस्टम किसको कहते हैं। महलवारी सिस्टम में महल्ले के जो हेड होते थे, जैसे लंबरदार, चौकीदार वगैरह, वो महल्ले के गांवों के हेड होते थे। वही महल्ले का जिम्मेदार हुआ करता था और वही रेवेन्यू टैक्स जो था वही जमा करते थे। तो बाद में ये परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता था, यहाँ पर राजाज, तालुकदार्स वगैरह जो अंग्रेजों ने नए नए कवानीन यहाँ पर राइज किए थे उसके हिसाब से। तो अब हमें यहाँ पर इनकी डिफरेंस लिखनी है। सबसे पहले महलवारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी बाय हॉट मैकेंजी इन 1822। यानी ये जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस थी, जिसमें बंगाल प्रेसिडेंसी वगैरह ये आते थे, तो वहां पर ये राइज किया था हॉट मैकेंजी ने 1822 में। तो परमानेंट सेटल वाज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट ऑफ ऑल इन बंगाल एंड बिहार इन 1793 बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इसको इंट्रोड्यूस किया और सबसे पहले बंगाल और बिहार में। तो बाद में इसको फिर ये सेपरेट हुआ, फैला उड़ीसा की तरफ वगैरह। तो सबसे पहले ये इसकी शुरुआत बंगाल और बिहार से हुई। तो नेक्स्ट वन इज बी पार्ट, द विलेज हेडमैन वायर इन चार्ज ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू। यानी ये कलेक्टिंग रेवेन्यू लेने का जो हक था वो विलेज हेडमैन था। विलेज हेडमैन उस वक्त नंबरदार को कहते थे, तो वो इसका हेड था। तो द राजाज एंड तालुकदार्स वायर इन चार्ज ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू। तो राजाज और तालुकदार जो थे वो कलेक्टिव रेवेन्यू कलेक्ट करने के हकदार थे। तो सी पार्ट है, द रेवेन्यू अमाउंट वाज नॉट फिक्स्ड एंड वाज टू बी रिवाइज्ड पीरियडिकली। जो रेवेन्यू अमाउंट था ये फिक्स्ड नहीं था, बल्कि उसको पीरियडिकली रिवाइज किया जाता था। तो परमानेंट सेटल में द रेवेन्यू अमाउंट वाज फिक्स्ड एंड वाज नेवर टू बी इंक्रीज्ड। तो परमानेंट सेटल में ये अमाउंट जो था ये फिक्स्ड था। तो और इसको कभी ये इंक्रीज डिक्रीज वगैरह नहीं होता था, जबकि महलवारी सिस्टम में ये कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज हुआ करता था। तो अब क्वेश्चन नंबर 5, गिव 2 प्रॉब्लम्स विच अरोज विद द न्यू मनरो सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू। तो अब देखो बच्चों, पहले मैंने आपको बताया था कि ये मनरो सिस्टम के बारे में। मनरो सिस्टम क्योंकि थॉमस मनरो ने राइज किया था और ये एक्सटेंडेड ऑल ओवर साउथ इंडिया। यानी सबसे पहले साउथ इंडिया में इसने इसकी शुरुआत की। तो इसका मकसद क्या था, इससे ये फायदा उनको मिलता था कि उन्होंने नए नए कवानीन हिंदुस्तान के जिम्मेदारों के लिए राइज किए थे, जिसमें ये कल्टीवेटर्स थे, हिंदुस्तान के जो ट्रेडिशनल जिम्मेदार थे, उनको इससे बहुत नुकसान हुआ। तो यहाँ पर हमें इसकी 2 प्रॉब्लम्स लिखने हैं। पहली है, ड्राइवन बाय द डिजायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल्स फिक्स्ड टू हाई ए रेवेन्यू डिमांड। यानी उन्होंने बहुत इसकी जो फिक्स किया था ये रेवेन्यू, ये बहुत ज्यादा किया था, जिससे जिम्मेदारों को ये नुकसान हुआ कि वो ये टैक्स वक्त पर अदा नहीं कर सके। टैक्स अदा नहीं करने की वजह से वो बेचारे जमीन से बेदखल किए गए हैं, जमीन से बेदखल हुए। पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, peasants were unable to pay rights split the countryside and village became deserted in many regions। यानी जब लोग ये टैक्स अदा नहीं कर सके, क्योंकि टैक्स बहुत हाई था, तो इसलिए लोगों की जो जमीन थी वो डिजर्टेड बनती गई, रेगिस्तानी जमीन बनती गई, जिससे उनको ये नुकसान हुआ कि बहुत सारी जमीन बंजर जमीन बन गई और बेकार जमीन बन गई। तो अब देखो बच्चों, अब
Question number 6. Question number 6 ہے why writers reluctant to grow indigo. جو رائٹرز تھے, جو زمیندار تھے, پیزنٹس تھے, وہ کیوں اس سے متنفر ہوئے اور انڈیگو کی فصل, انڈیگو کی کاشت نہیں کر پاتے. تو اس کا آنسر کیا ہے؟ انڈر دی رائٹ سسٹم دی پلانٹرز فورسڈ دی رائٹرز ٹو سائن اے کنٹریکٹ آن این ایگریمنٹ ایٹ ٹائمز. They pressurized the village headmen to sign the contract on behalf of the writers. Those who signed the contract got cash advances from the planters at low rates of interest to produce indigo. The planters usually insisted that indigo be cultivated on the best soils, in which peasants preferred to cultivate rice. Indigo had deep roots and it exhausted the soil rapidly. دیکھو بچوں, انڈیگو کاشت کی وجہ سے جو زمیندار تھے ان سے کہا گیا کہ آپ کنٹریکٹ کرو. کنٹریکٹ پر ان کو لون دیا جاتا تھا, جس کی بنا پر وہ پھر اپنی کاشت کاری کر سکتے تھے. اب اگر وہ لون ادا کر سکتے, لون وہ ادا وقت پر کر پاتے تو ان کو اس کا معاوضہ مل جاتا. اگر وہ لون وقت پر ادا نہیں کر پاتے تو وہ زمین سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے. اور ان کو کیا ہوتا تھا, دی پلانٹرز یوزولی انسسٹڈ دیٹ انڈیگو بی کلٹیویٹ آن دا بیسٹ سوائلز. اور انڈیگو اس زمین پر بویا جاتا تھا, اس کی پلانٹیشن کلٹیویشن اس زمین پر کی جاتی تھی جو بیسٹ سوائل ہوا کرتی تھی, جو فرٹائل لینڈ ہوا کرتی تھی. تو جو فرٹائل لینڈ اگنو کاشت کرنے کے بعد پھر یہ زرخیز اس کی ختم ہو جاتی تھی. اس زمین کی زرخیزی جو ہوتی تھی وہ ختم ہو جاتی تھی, کیونکہ اس کے جو روٹس ہوتے تھے وہ ڈیپ ہوتے تھے, جس سے یہ سوائل ایگزاسٹ ہوتی تھی. تو اس کے بعد یہ زمین رائس کی کلٹیویشن کے لیے ٹھیک نہیں رہتی تھی, اس سے پھر رائس کی کلٹیویشن نہیں ہوتی تھی. اس طرح سے یہ زمین دن بدن یہ کیا کہتے ہیں اس کو, سینڈی زمین, ریگستانی زمین بنتی جاتی تھی. آج کا لیسن ہم یہیں پر اب ختم کرنے جا رہے ہیں. تو اگلے کلاس کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.